गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारे आर एस मेंस 2024 के लिए जो हमारा पेपर फोर्थ है उसकी क्लासेज है वो चल रही थी, जिसमें आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है हमारा टेस्ट नंबर। तो इसमें हमारे पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं कि अब दिवाली तक है, हम पार्ट ए और पार्ट बी को कवर करेंगे। जैसे ही हम दिवाली बनाकर वापस आएंगे तो उस टाइम हमारा पार्ट सी यानी निबंध और इसके साथ साथ ही जो आपकी जर्नल इंग्लिश है, जर्नल इंग्लिश है, तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, इंग्लिश में जो आपकी ग्रामर है, आपके ग्रामर कितने नंबर की आएगी, ग्रामर आपके आएगी 20 नंबर की, 20 नंबर की, ठीक है। जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस, जिसमें 10 क्वेश्चंस है आपके किसके आते हैं, एरर्स के आते हैं। 10 क्वेश्चन आपके एरर्स के आते हैं। तो ये पोर्शन है 20 नंबर वाला, मैं आपको करवाऊंगी। काफी सारे बच्चों के ये आ रहे थे, डाउट आ रहे थे कि मैम आप हमें इंग्लिश करवाओगे क्या, तो मैं आपको पूरा तो नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपके जो ये 10 नंबर के हैं इनकी प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा करवा दूंगी। इसके मैं आपको 20 प्लस टेस्ट है वो आपको करवा दूंगी। 10 क्वेश्चन की जो ये हमारी प्रैक्टिस सीट रहने वाली है ये मैं आपको 20 प्लस टेस्ट है करवा दूंगी। इसमें आपका जो ग्रामर आता है 20 नंबर का, इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इसमें आपका आता है आर्टिकल, ठीक है। इसके अलावा प्रीपोजिशन, टेंस, मॉडल्स, एक्टिव एंड पॉसिव वॉइस, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, सिनोनियो एंटोनियम्स, फिर उसके बाद में फ्रेजेस वर्ब्स आते हैं यानी ईडियम्स, वन वर्ड, ठीक है, और आपके कंफ्यूजन वर्ड, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। तो इनके जो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं यानी 10 एरर के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो दिवाली के बाद हमारे पास दो चीजें होंगी, आपका पार्ट सी निबंध और हमारी इंग्लिश के 20 नंबर की ये ग्रामर है। तो ये दो हम दिवाली के बाद करेंगे, काफी अच्छे से करेंगे, जिसमें हम जो टेस्ट करेंगे उसमें आपके 10 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे एरर्स के और एक हमारा निबंध रहेगा, ठीक है। उसको किस प्रकार हमें लिखना चाहिए, क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, ऐड करने के लिए जो जो मैटर होगा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। अब बात करते हैं आज की टेस्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 15 से 20 मिनट की, 15 से 20 मिनट की आपकी क्लासेस लेंगे, जिसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का रिवीजन अच्छे से करेंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है संधि का। हमें संधि करनी है जो कि संधि विच्छेद में दिया गया है। उप प्लस दिष्टा, उप प्लस दिष्टा यानी उपदेष्टा, इसका क्या बनेगा, उपदेष्टा, उपदेष्टा। अगला हमारा क्या है, निर प्लस रोग, निर प्लस रोग यानी निरोग, निर प्लस रोग यानी निरोग। ये जो आपका निरोग है वो शब्द शुद्धि में भी मैंने आपको करवाया था कि आपको शब्द शुद्धि में निरोग इस प्रकार दिया जाता है, ठीक है। निरोग हो गया, नीरव हो गया। तो ये शब्द शुद्धि में आपको दे तो इन दोनों का ध्यान रखना है कि इन दोनों में नी है वो बड़ी आती है, निरोग में नी है वो बड़ी आती है, देखिए। ऐसे ही नीरव में भी नी है वो बड़ी आती है, ठीक है। अगला है मातृ प्लस छाया। तो मातृ प्लस छाया, मातृ छाया, इसके अंदर आधा च का है वो क्या हो जाता है, आगमन, यानी हम आगे लिख देंगे जो हमारी संधि होगी तो वो होगी मातृ छाया, मातृ छाया, ठीक है। अगला है प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान यानी प्रतिष्ठान, तो प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, ठीक है। उप प्लस दिष्टा, उपदेष्टा, निर प्लस रोग निरोग, मातृ प्लस छाया मातृ छाया, प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया गया है कि प्रत्यों से दो दो शब्द बनाने हैं। दो हमें प्रत्यय अक और एरा दिया गया है, इनमें हमें क्या करना है, हमें इनसे दो दो शब्द है वो बनाने हैं। अक से कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे धावक, धावक, नायक, लेखक, लेखक, चालक, गायक। तो इनमें से आपको दो लिखने हैं, कोई से भी दो आप लिख सकते हो। अक प्रत्यय से धावक, नायक, लेखक, चालक, गायक। अगला है एरा प्रत्यय। एरा प्रत्यय की बात करें तो क्या लिखा जा सकता है, जैसे लुटेरा, लुटेरा, बसेरा, ममेरा, चचेरा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, मोसेरा,
मोसेरा। और अपन क्या लिख सकते हैं, सपेरा। तो ये सारे आपके एरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग है वो अलग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करने हैं। सबसे पहले में दिया हुआ है सन। सन से अलग करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, सम प्लस न। परनीत, परनीत में क्या होता है, पर प्लस नीत। न पे बड़ी ई की मात्रा है, नीत। समाविष्ट, समाविष्ट में सम प्लस आ प्लस विष्ट। एक चीज आपने देखी इसमें नोट की, सन के अंदर यहाँ पे सम ये है, यहाँ पे ये है। ये जो आपका सम उपसर्ग है ये आपका संस्कृत का उपसर्ग है, और ये जो सम उपसर्ग है आपके हिंदी का उपसर्ग है। ये चीजें भी आप थोड़ी ध्यान रखना। अगला है सहज। सहज की बात करें तो स प्लस ज, स प्लस ज। विरेचन, वी प्लस रेचन। तो ये आपके जितने भी शब्द दिए गए थे उस सभी में हमने क्या क्या उपसर्ग को अलग कर दिया। इसमें आपको उपसर्ग पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप अगर इसमें इतना भी लिख देते ना, सम पर सम से वी, तो भी आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलते। अगला क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ नंबर, जो हमें क्या बोलता है कि निम्न शब्दों में से प्रत्यय को अलग करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रत्यय अलग करना है। हमें सबसे पहला शब्द दिया गया है सरोजनी। क्या दिया गया है, सरोजनी। इसमें हमारा जो प्रत्यय है वो है इनी। प्रत्यय है इनी, सरोजनी, सरोज प्लस इनी, सरोजनी। अगला है अकेला। अकेला में कौन सा है, एला प्रत्यय। अक प्लस एला, एला प्रत्यय। महाजनी, महाजनी में फिर हमारा कौन सा है, महाजन प्लस ई, बड़ा ई, ये वाला प्रत्यय। भगवंत, भगवंत की बात करें तो इसमें हमारा प्रत्यय वो है वंत। कौन सा प्रत्यय है, वंत। इनी, एला, ई, वंत, ये क्या है, प्रत्यय है। हमें सिर्फ बोला गया प्रत्यय अलग कीजिए, तो हमें सिर्फ प्रत्यय लिखने हैं। ठीक है, एक एक सेकंड बचाओगे तभी आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग्म का अर्थ भेद लिखिए। अयस और अयस दोनों में स का फर्क है। अयस की बात करें तो इस अयस का क्या मतलब होता है, इसकी बात करें तो इसका होता है बदनामी। अयस, बदनामी। ठीक है। दूसरा जो अयस होता है लोहा, आयरन, लोहा। ठीक है। ऐसित और ऐसित दोनों में स का फर्क है। अगर ऐसित की बात करें तो इसका अर्थ होता है काला। क्या होता है, काला। या फिर अपन बोल दे अश्वेत, तो श्वेत नहीं है, अश्वेत। ठीक है। और ऐसित, ऐसित का अर्थ क्या होता है, खाया हुआ। ऐसित का अर्थ क्या होता है, खाया हुआ। परुष और पुरुष, परुष और पुरुष। परुष की बात करें तो इसका होता है कठोर, कठोर। और पुरुष का अर्थ क्या होता है, आदमी। कठोर और आदमी। एक आता है वृद्ध और एक आता है वृत्त। वृंद का अर्थ होता है समूह, इसका अर्थ क्या होता है, समूह। और वृत्त का अंतर जो अर्थ होता है वो होता है डंडल, डंडल। तो आपको अयस, अयस, असित, ऐसित, परुष, पुरुष, वृद्ध और वृंत, सारे के सारे जो शब्द युग्म थे इसके हमने अर्थ लिख दिए। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन 6, जिसमें हमें क्या पूछा है, हमें जो शब्द है वो शुद्ध रूप लिखने हैं इनके, जो कि हमें अशुद्धि दी हुई है। सबसे पहले आता है अन्विति। अन्विति अगर आपने पढ़ा था तो मैं आपको जो शब्द शुद्धि का पाठ थर्ड करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था अन्विति। अन्विति का क्या होता है, इसमें जो तय पे मात्रा आती है वो छोटी आती है, अन्विति। आरोग्यता, आरोग्य होता है। ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि कभी भी यह और तय प्रत्यय साथ नहीं आते। यह और तय प्रत्यय गलत होता है, आरोग्य होगा, ये आरोग्यता नहीं होता। दुशासन, दुशासन के अंदर है दो स, एक ये वाला स फिर ऊपर ये दुशासन। ठीक है, दुशासन। निहारिका, निहारिका में अगर बात करें तो निहारिका में नी बड़ा आता है, हारिका, निहारिका।
अनविति होता है, आरोग्य होता है, दुशासन और निहारिका। निहारिका में नी है वो बड़ी आती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा लोकोक्ति का। आपके एग्जाम में लोकोक्ति और मुहावरे दोनों आएंगे। मैं प्रैक्टिस एक दिन लोकोक्ति की कराती हूँ, एक दिन मुहावरे की कराती हूँ। निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। कोआ चले हंस की चाल। कोआ चले हंस की चाल क्या होता है? यानी किसी बुरे व्यक्ति द्वारा भी अच्छा व्यवहार या अच्छा व्यवहार का दिखावा करना। अच्छा व्यवहार करना या फिर अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। क्या होता है? दिखावा करना। वो अच्छा अभी बुरा व्यक्ति हो गया, वो अच्छा व्यवहार तो कहाँ करेगा? अच्छा व्यवहार का दिखावा ही करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? किसी किसी बुरे व्यक्ति द्वारा, बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार, अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसमें हम लिखते हैं, इसके वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं कि जीवन भर अपराधी रहा व्यक्ति समाज सेवा के नाम पर जनप्रतिनिधि बन गया, इसे कहते हैं कुआ चले हंस की चाल। जीवन भर, जीवन भर अपराधी रहा व्यक्ति, अपराधी रहा व्यक्ति, व्यक्ति समाज सेवा, समाज सेवा के नाम पर जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि। एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रतिनिधि। निधि में आप देखिए दोनों की दोनों ई छोटी आती है। मैंने बहुत बार आपको बताती हूँ जब भी कोई क्वेश्चन आता है, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि। ठीक है, निधि हो गया, लिपि हो गया, विधि हो गया। इनमें क्या आती है? इनमें दोनों की दोनों छोटी ई आती है। ठीक है, तो सेवा के नाम पर जनप्रतिनिधि बन गया, बने गया, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कोआ चले हंस की चाल। कोआ चले हंस की चाल, हंस की चाल। ये तो जरूरी नहीं कि जीवन भर जो अपराध किया है व्यक्ति वो बाद में आगे जाके भी अपराध ही करे या अपराधी बने, लेकिन ये हमने वाक्य में प्रयोग किया है। जीवन भर अपराधी रहा व्यक्ति समाज सेवा के नाम पर जनप्रतिनिधि बन गया, इसे कहते हैं कोआ चले हंस की चाल। ये हमारी पहली लोकोक्ति थी जिसका हमने पहले अर्थ देखा, फिर उसका वाक्य में प्रयोग किया। अगला जो हमारी लोकोक्ति है वो है गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है। यानी यदि शांति से कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कठोर व्यवहार लाने की कहाँ जरूरत आती है। ठीक है, यानी कठोर व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें पहले हम लिखेंगे इसका अर्थ। यदि, यदि शांति से कोई, शांति से कोई कार्य, शांति से कोई कार्य हो जाए तो कठोर, कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया इसका अर्थ। अब हम करते हैं इसका वाक्य में प्रयोग कि यदि आप हमारा काम कर दे तो अधिकारी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, गुड़ दिए मरे तो जहरे क्यों देना। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं यदि आप हमारा काम कर दे, काम कर दे तो अधिकारी, अधिकारी से शिकायत, शिकायत करने की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं। गुड़ दिए, दिए मरे तो जहर क्यों देना, जहर क्यों देना, क्यों देना। ये इसका क्या हो गया वाक्य में
प्रयोग हो गया। तो हमने दो आपकी लोकोक्ति करी, कौन कौन सी? एक तो कि कोआ चले हंस की चाल, यानी किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अगर कोई अच्छा व्यवहार करने का ढोंग किया जाता है, दिखावा किया जाता है। दूसरा, गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है, यदि शांति से कोई कार्य बन रहा है तो कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने हैं, जिसमें हमें जो पहला जो दे रखा है वो क्या है? कुलीन। कुलीन का होता है एकुलीन। कुलीन का एकुलीन, एकुलीन। अगला आता है लेस मात्र, यानी थोड़ा सा, परचूर। इसका क्या हो जाएगा? परचूर। लेस मात्र यानी परचूर। उपार्जित, यानी उपार्जित मतलब इसका जो विलोम होता है वो होता है स्वयं प्राप्त। उपार्जित तो किसी का दिया हुआ प्राप्त करते हैं, किसी और से हम प्राप्त करते हैं, तो वो होता है उपार्जित। बोलते हैं ना कि ये चीज मैंने उपार्जित की, और इसका जो विलोम होगा वो होगा स्वयं प्राप्त, स्वयं में प्राप्त किया। दिव्य का अदिव्य, दिव्य का अदिव्य। तो ये हमने क्या लिख लिया? विलोम शब्द। हमने संधि कर ली, संधि कर ली, विलोम शब्द कर लिए, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द युगम और आपके लोकोक्ति। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी पर। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें लिखना है भाव विस्तार। जो शब्द सीमा है वो लगभग 100 शब्द होनी चाहिए। मैं आपको भाव विस्तार है वो ज्यादा से ज्यादा क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि अगर आप संक्षिप्तीकरण की बात करें, संक्षिप्तीकरण की, तो इसमें ज्यादा मैंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल करवा दिए हैं, और भी आपको एग्जाम्पल ज्यादा करवा दूंगी। संक्षिप्तीकरण में आप आराम से कर पाओगे, क्यों? क्योंकि हमें 100 से 150 शब्द पढ़कर उसका आंसर देना है, हम अच्छे से दे देंगे। ठीक है, 100 से 150 शब्द को अच्छे से पढ़कर अपने शब्दों में हमें क्या लिखना है? लगभग हमें 40 से 50 शब्द लिखने हैं। ठीक है, 40 से 50 हो सकता है, इससे भी कम, अगर 100 शब्द आए तो इससे भी कम लिखनी होती है। ठीक है, तो अगर ये तो हमें पढ़कर अपनी भाषा में लिखना होता है ना, इसमें कोई लोकोक्ति, मुहावरा या फिर इसमें कोई भी सुक्ति, किसी का कथन कुछ नहीं लिखना होता। जो दिया हुआ होता है उसमें अनावश्यक बातों को इधर रखकर उसको अपने भाव में लिखना होता है। ठीक है, और एक उसका टाइटल। ज्यादा तो संक्षिप्तीकरण की तो अपनी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की वो नहीं है, वो तो आप खुद से भी करोगे तभी हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको और भी ज्यादा करवा दूंगी। लेकिन जो आपका पलवन है, आपका भाव विस्तार है, इसमें तो आपको एक लाइन दी हुई मिलेगी, और उस एक लाइन से आपको 100 शब्द बनाने होंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसमें आपके पास जितना ज्यादा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो ही आपके लिए कम होगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको ये भाव विस्तार के क्वेश्चन है वो लेके आ रही हूँ, ताकि आपके पास है वो ज्यादा से ज्यादा मैटर है वो हो। इसमें मैं आपको जो 100 शब्द है, तो जरूरी नहीं मैं आपको 100, यहाँ पे मैं 100 से आपको 150 के बीच में करवाऊंगी। ठीक है, ये करवाने का मतलब मेरे पास क्या है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर है वो प्रोवाइड करवा पाऊं। अब इतना तो आपको भी पता है कि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने, अगर हमने कितना 100 शब्द याद किए हैं तो उसमें से 70 हमारे पास याद रहते हैं, और उसमें से हम 50 ही लिख पाते हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा हमारे पास याद होगा, जितना ज्यादा मैटर होगा, उतना ही अच्छा है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें जो भाव दिया गया, पंक्ति दी गई, उसका भाव विस्तार करना है। वो है का बरखा जब कृषि सुखाने को, यानी अगर कृषि सूख गई है और उसके बाद में अगर बारिश है तो वो किस काम की है। ठीक है, इस चीज को हमें 100 शब्दों में लिखना है। किस प्रकार? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत इस सूक्ति का अभिप्राय है। पहले मैंने ये बताया था ना कि पहले जो हमें जो पंक्ति, जो कथन हमें जो दिया गया है, सूक्ति दी गई है, पहले तो उसको हमें देखना है। अगर पता हो कि ये किसकी है तो पहले उस रचनाकार लेखक का नाम लिखना है कि उसके द्वारा बोली गई है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 लाइनों में हमें क्या करना है? उसका विस्तार हमें करना है, यानी उसका अर्थ बताना है। तो ये इसी प्रकार इसमें बताया है कि समय पर किए गए कार्य की सार्थकता है, यानी अगर पहले भी जिस चीज की जरूरत थी उस टाइम अगर वो काम हो गया, या जिस टाइम हमें जिस चीज की जरूरत थी वो हमें मिल गई, तब तो उसका मीनिंग है कि हाँ सही था। अगर लेकिन जब उस चीज की जरूरत थी, जब उस काम का होना था, उस टाइम नहीं हुआ, तो बाद में होने से उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, बाद में चाहे वो काम में ना हो। समय निकल जाने के बाद उस कार्य को करने से कोई लाभ नहीं है, अर्थात अवसर निकल जाने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। अगर हमें भूख लगी है, उस टाइम अगर हमारे पास खाना नहीं है, तो बाद में अगर व्यक्ति की जान निकल जाए, उसके बाद चाहे कितना ही स्वादिष्ट खाना हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हमारा प्रत्येक कार्य समय से जुड़ा हुआ है। समय निरंतर चलता रहता है, वह किसी भी की प्रतीक्षा नहीं करता।
हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य का अवसर भी समय के साथ गुजरता रहता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है वह अपने कार्य को यथा समय संपन्न करता है, यानी टाइम रहते हुए वो कर लेता है। वह अपने किसी भी अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देता, उसका सदुपयोग करता है और लाभान्वित होता है। यानी टाइम पे अगर काम काम कर लेंगे तो हमारे लिए वो प्रॉफिट ही होगा। तुलसीदास जी ने कहा है, मन पछताई है अवसर बीते। यानी अगर अवसर बीत गया तो उसके बाद मन के पछताने के अलावा, यानी हमारा जो मन है वो पछताता ही रहेगा, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं आने वाला। तो अवसर को बीतने से पहले अगर वो काम हो जाए तभी हमारे पास कोई लाभ होगा। तो मन पछताई है अवसर बीते। प्रत्येक कार्य समय पर ही फलदायी होता है, समय निकलने के बाद वह निरर्थक हो जाता है। निरर्थक हो जाता है। जैसे हम एक दो एग्जांपल दे दें, गाड़ी छूट जाने के बाद स्टेशन पर पहुंचने से क्या लाभ? आग में घर स्वाह हो जाने के बाद दमकल आए तो उसकी क्या उपयोगिता? यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना मर जाए और उसके बाद कितना भी पानी उपलब्ध करा दिया जाए तो सब व्यर्थ है। तो ये हम लास्ट में हमने फिर तीन चार है वो इसमें ये एग्जाम्पल के टाइप में से क्वेश्चन है हमने बता दिए। तो इसका फिर क्या हो जाएगा, ये फिर पूरा इसका सारांश सा निकल के ये पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो सारी चीजें हमने इसमें देख ली। हमें इसमें ध्यान किस चीज का देना है कि सबसे पहले तो हमें जो भी सूक्ति दी गई है, जो भी पंक्ति, जो भी कथन दिया गया है, पहले उसका दो तीन लाइनों में हमें क्या लिखना है, उसका अर्थ लिखना है। जैसे इसमें लिख दिया, उसके बाद फिर उस चीज को समझाने की हमें कोशिश करनी है। उसके लिए अगर हमारे पास कोई उदाहरण है, कोई भी उदाहरण है तो वो लिख देंगे हम। किसी का कहा हुआ वाक्य हमारे पास वो लिख देंगे, ठीक है। किसी का श्लोक है वो लिख देंगे, ठीक है। इसके नीचे आप तुलसीदास जी के द्वारा जो श्लोक लिखा गया है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। जो भी आपके पास इससे रिलेटेड मैटर है वो इसमें आप डाल सकते हो। तो इस प्रकार आपकी भाव विस्तार पलवन ये लिखा जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। अच्छे लगे तो लाइक करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।